के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, इसी पर आज हम बात करेंगे। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। देश में आपने 3 लहर से तबाही देखी और कोरोना वायरस ने देश में अपनी चौथी लहर की दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके लोग अब मास्क से भी दूरी बना चुके हैं, जिसकी वजह से भारत में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक दिन बाद ही कोरोना के नए मामले 8,000 से ज्यादा आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,822 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। कल यानी मंगलवार के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में 33% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मंगलवार को देश भर में कोरोना के 6,594 मामले सामने आए थे। दिल्ली में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। मंगलवार को 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के मामले 1,000 से अधिक आए हैं। ऐसे में कोरोना की संक्रमण दर पर दिल्ली सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने सभी डीएम को हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर बढ़ रहा है। मंगलवार को कोरोना से संक्रमित 284 नए रोगी मिले हैं। इनसे ज्यादा 300 से अधिक मरीज 28 फरवरी को मिले थे। ऐसे में करीब 104 दिन बाद इतनी अधिक संख्या में मरीज मिले हैं। पिछले 6 दिनों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। 9 जून को 938 सक्रिय केस थे और अब ये बढ़कर 1,510 हो गए हैं, यानी करीब 38% नए रोगी बढ़े हैं। हैरानी की बात यह है कि यूपी में कोरोना मरीजों की हिस्ट्री दिल्ली जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली और मुंबई से ट्रैवल करने की पाई गई है। महाराजगंज जिले में मंगलवार को कोरोना का विस्फोट हुआ, जहां एक साथ 21 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। चंडीगढ़ में कोरोना की चौथी लहर दस्तक देने को दरवाजे पर खड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शहर में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 48 नए मरीज सामने आए हैं। लुधियाना में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। रोजाना पॉजिटिव आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बुधवार को जिले में कोरोना के 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र ने मंगलवार को 2,956 नए कोविड के मामले दर्ज किए, जो कि सोमवार की तुलना में लगभग 80% अधिक हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एहतियात कैसे बरती जाए और कोरोना से कैसे बचा जाए, क्योंकि संक्रमित मरीज में अब लक्षण भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक बार फिर से हमें डरने की जरूरत है। और इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर से पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा जो आपके सवालों के जवाब भी देगा। लेकिन इसी बीच आपको सीधे छत्तीसगढ़ लेके चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो लड़का बोरवेल में गिर गया था राहुल, उससे हॉस्पिटल पहुंचे मुलाकात करने के लिए। तो कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को बोरवेल से निकाला गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त राहुल से मिलने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं हॉस्पिटल की। छत्तीसगढ़ के सीएम खुद भूपेश बघेल राहुल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं जो राहुल है उसके परिजन भी वहां मौजूद हैं और उससे बातचीत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति जो है राहुल की फिलहाल ठीक नजर आ रही है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और परिजन जो हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और पांव छूते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के। परिजनों का कहना है कि शासन प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद उनका बेटा जो है उसे नई जिंदगी मिली है और
कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सकुशल बोरवेल से निकाला गया है। एक मिनट 4 दिनों से राहुल बोरवेल में फंसा था। प्रशासन काफी कोशिश कर रहा था, उसके बाद प्रशासन की कोशिश जो है सफल हुई है। ठीक है बेटा राहुल, ठीक है। आपको बता दें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस बार रोबोटिक तरीके से हुआ और सफल भी रहा। तो रोबोटिक रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल को सकुशल बचाया जा सका और जो परिजन हैं परिवार के काफी खुश हैं और वो इसका पूरा श्रेय शासन प्रशासन को दे रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी, जो परिजन हैं वो किस तरह से भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री के पांवों पर गिर गई जो महिला थी, जो परिजन थे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल से मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंचे और मुलाकात करके बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। जो परिवार के लोग हैं काफी भावुक नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को बचाया जा सका है। 4 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद राहुल को सकुशल बचाया गया है, जिसका पूरा श्रेय परिवार वालों की तरफ से प्रशासन शासन को दिया जा रहा है। बिलासपुर के हॉस्पिटल की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कोरोना के विस्फोट की। कोरोना के आंकड़े जो हैं एक बार फिर से बढ़ गए हैं, डराने वाले हैं। चाहे मुंबई हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह स्थिति यही बनी हुई है। लगातार आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए और पूरे देश की अगर बात करें तो 24 घंटे में 8000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा जुड़ गए हैं, एचओडी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ ब्रिजेश गुप्ता जुड़ गए, संवाददाता है महाराजगंज से। क्योंकि महाराजगंज की बात करना जरूरी इसलिए क्योंकि कल अचानक से 21 नए मामले सामने आ गए। इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर विकास के पास आएंगे, उससे पहले ब्रिजेश के पास ही आएंगे। ब्रिजेश, अचानक से कल 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आ गए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ब्रिजेश, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। ब्रिजेश, हम चाहेंगे कि आप अपने फोन को, आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। ब्रिजेश, जो मामले अचानक से इतने ज्यादा सामने आए हैं, क्या एक ही इलाके के या अलग अलग इलाकों के मामले हैं? जी शैलेंद्र, आपको बता दें कि महाराजगंज में कल 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 16 पुरुष और 5 महिलाएं थी, जिसको लेके जो है जो जिला प्रशासन है वो काफी अलर्ट मोड पे है। हालांकि जो कोरोना की जांच है उसको जांच में तेजी बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो 21 लोग पॉजिटिव पाए गए थे उनको देख रेख के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं जो उस पर नजर बनाई हुई हैं। जी शैलेंद्र, 4 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अचानक से इतने मामले आ जाना कहीं ना कहीं बहुत हैरान करने वाला है। ब्रिजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर विकास बने हुए हैं और डॉक्टर विकास आप ही के पास आएंगे। क्या माने कि जो चौथी लहर की बार बार बात की जा रही है, ये उसकी दस्तक है कि अचानक से मामलों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है? डॉक्टर विकास। डॉक्टर विकास, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी सर। शैलेंद्र जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है।
लगभग साल 1.5 साल अभी और कोरोना रहेगा। और जब कभी भी समाज में थोड़ी सी शिथिलता या लापरवाही कोरोना को लेके होगी तो फिर ये केसेस बढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का जो कोर्स था वो काफी अच्छा रहा। हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी डोज तो ले ली, लेकिन जो प्रिकॉशन डोज लेनी थी, प्रिकॉशन डोज में अभी भी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। लोग इतना उत्साहित नहीं है प्रिकॉशन डोज लेने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी लेवल भी शरीर में लोगों का कम हो रहा है। और जो ट्रैवल के द्वारा जो मेट्रोपोलिस कंट्रीज सिटीज हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते हैं और वहां पे आपका कांटेक्ट होता है लोकल पब्लिक से, इंटरनेशनल पीपल का, जो ये इन्फेक्शन लेके आते हैं, फिर वही व्यक्ति अपने स्टेट में ट्रैवल करके उस चीज को बढ़ाता है। तो ये अभी चलता रहेगा। लहर तो नहीं कह सकते, हाँ एकदम से केसेस बढ़े हैं। अब हमें ये देखना होगा कि ये केसेस में सिम्प्टोमेटिक लक्षण कितने हैं, लक्षण विहीन कितने, कितनों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि कहा भी जा रहा है बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां सिम्टम्स भी जो हैं वो नहीं है, फिर भी वो जो अब रिपोर्ट आ रही पॉजिटिव आ रहे हैं। आपके पास लौटेंगे एक और कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जुड़ गए, पूर्व डीजीएमई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद कुमार जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं महाराजगंज से। डॉक्टर प्रमोद आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर एसके मिश्रा वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के पास आएंगे। महाराजगंज की अगर बात करें, अचानक से इतने ज्यादा मामले सामने आ जाना कैसे देखें सर? जी अभी कल ही कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। जैसे अभी इसके पहले तो हमारे यहाँ भी कोविड के केसेस बिल्कुल नहीं के बराबर थे, लेकिन अचानक से कल 20 के आसपास के केसेस हमारे पास आए हैं। तो हमें इस चीज से सबक लेनी होगी कि अभी कोविड गया नहीं है, हमें अपने आप को अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अपने लाइफस्टाइल में रहना है। सब कुछ खुल जरूर गया है, लेकिन हम लोग को अभी अपने अपने बिहेवियरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन का जो मेथड है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको हम लोग को अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, ताकि हम लोग किसी और लहर को आने से रोक सके। बिल्कुल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा लोग लापरवाह भी हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें, उसको लेकर अब वो चीजें नजर नहीं आती जो पहले थी। जिस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, दूसरी लहर की बात करें, तीसरी लहर की बात करें, उस वक्त लोग प्रिकॉशन बरत रहे थे। हर कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहा था, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से एक बार डरता था, और अगर जाता भी था कोई तो बहुत सोच समझ कर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कोई बगल में खड़ा होकर खांस भी रहा है, छींक भी रहा है, तो भी लोग इग्नोर कर रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको हाइजीनिक तरीके से अभी भी रहना होगा। क्योंकि अब अक्सर हम जैसा कि देख रहे हैं कि जो सैनिटाइजर का यूज़ होता था वो भी अब ना के बराबर है। तो आपको साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना होगा, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें जब आप अकेले ना हो, भीड़ भाड़ वाली जगह में हो, या फिर किसी ऐसी जगह में हो जहाँ कई लोग मौजूद हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रमोद, आप ही के पास आएंगे। सर कैसे देखें अचानक से जो मामले हैं जिनमें उछाल आया है, 8000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आ गए। ये मामले हमें कुछ अलर्ट करने वाले जरूर है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये कोई डिफरेंट म्यूटेड स्ट्रेन तो नहीं है, या कोई दूसरा स्ट्रेन तो नहीं है जो हम लोग को अब दोबारा अटैक कर रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जब लैब रिपोर्ट आएगी तो ये पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेन हमें आ रहा है और इसकी सिविरिटी कितनी है, ये कितना पैथोजेनिक है, ये कितना किस पॉपुलेशन को टारगेट करके ये आ रहा है, प्लस इससे सिम्टम्स कितने आएंगे, हमें कितने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, या हम एम्बुलेटरी पेशेंट को कितने ट्रीट कर सकते हैं, ये सब देखने वाली बात है। बिल्कुल, अब जांच का विषय भी है कि अचानक से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अब आंकड़ों में इजाफा हुआ है कैसे देखते हैं सर? क्या ये माने चौथी लहर की दस्तक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये चौथी लहर तो नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बात हुई थी, अभी डॉक्टर विकास ने भी बताया, देखिए ये वायरस है और वायरस को खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं है। वैक्सीनेशन
और आइसोलेशन और इसमें जो परहेज है, यानी कि मास्क, सोशल गैदरिंग, हैंड वॉशिंग, यही उपाय है। तो जब तक ये पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाता वातावरण से, लोगों से, क्योंकि ह्यूमन ही इसका रिजर्वॉयर है, तब तक ये बीच बीच में ऐसे केसेस आते रहेंगे। हमें सावधान रहना पड़ेगा, जैसा कभी बताया गया है कि भीड़ भाड़ में मास्क का प्रयोग करें। जो वैक्सीनेशन से पूरा कवरेज नहीं है, जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाया वो बूस्टर डोज लगाएं। और अगर लक्षण मिले और थोड़े परवर्टेड लक्षण हैं, और एक संतोष की बात है कि ओमिक्रॉन टाइप का जो संक्रमण है ये हो रहा है, और जिसमें निमोनिया और गंभीर किस्म का जो संक्रमण है वो नहीं हो रहा है। ज्यादातर केसेस हमारे ठीक हो जा रहे हैं। केवल कोमॉर्बिड लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, जो उम्र दराज हैं, जैसे 60-65 साल से ऊपर हैं, जिनको अन्य बीमारियां हैं या रेजिस्टेंस कम है या किसी तरह से और भी उनमें कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे लोगों को खतरा अभी है। इसलिए सबसे पहली चीज है वैक्सीनेशन का पूरा 3rd डोज तक वो लगवा लें। दूसरा, आइसोलेशन, अगर किसी को सिम्टम या साइंस होते हैं उसको RT-PCR कराएं, मास्क का प्रयोग करें, खासकर घर के बाहर निकलें, खासकर बंद कमरों में, भीड़ भाड़ वाली जगह। और इसके बारे में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सावधान रहें, अलर्ट रहें, और ना डरने की बात है। चौथी लहर जैसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल तय है। जी, चौथी लहर जैसी बात नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं सर, और उम्मीद भी हम करते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से कोरोना के मामले हमने माहौल देखा तो सभी लोग डरे हुए हैं। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए महाराजगंज से। ब्रिजेश, जो महाराजगंज में मामले सामने आए हैं अचानक से कल 21 मामले, तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई है। ये कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं या फिर यहीं पर रह रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे। जी शैलेंद्र, बता दें, जो 21 लोग अचानक से मिले हैं उसमें कुछ लोग जो है बाहर से आए हैं। जैसे बाहर दिल्ली थे या मुंबई थे, वहां से ट्रेवल करके आए हैं। हालांकि जब थोड़ी सी उनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत थी तो वो अपना कोविड जांच कराए, तो कोविड जांच में RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई। लेकिन शैलेंद्र, जो सबसे बड़ा सवाल है, भारत नेपाल सीमा जो महाराजगंज से बिल्कुल सटा हुआ है, भारत नेपाल सीमा पे जो है पहले 2020 में जब कोविड आया था तो उस समय जांच में तेजी लाया गया था। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय कोविड जांच जो है पूरे जिले में सिर्फ और सिर्फ जिला हॉस्पिटल में हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। तो ये साफ देखा जा सकता है कि जो नेपाल के लोग हैं वो भारत में आ रहे हैं, जो भारत के लोग हैं वो नेपाल में जा रहे हैं। हालांकि जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहां पे जांच बढ़ाने की जरूरत है। जी शैलेंद्र, तो आपका कहने का मतलब है कि नेपाल बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं भारत, वो वहां पर जांच नहीं हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। जी बिल्कुल, वहां पे कोरोना जांच के नाम पे 0 है। हालांकि 21 लोग मिलने से जिले में हड़कंप तो मचा हुआ है, लेकिन भारत नेपाल सीमा पे जांच बढ़ाने की जरूरत है शैलेंद्र। बिल्कुल। डॉक्टर विकास, तो ये माने कि जैसा कि ब्रिजेश बस बता रहे हैं, हमारे जो संवाददाता हैं ब्रिजेश, की जो जांच है, टेस्टिंग है, उसमें कमी आई है, ये भी बड़ा कारण है। क्या फिर से प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा, टेस्टिंग बढ़ानी होगी? डॉक्टर विकास, हम चाहेंगे आप अपना फोन अनम्यूट कर लें। हाँ शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ, प्रशासन को तो सतर्क होना ही पड़ेगा, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जनता को भी लापरवाही नहीं बरतनी पड़ेगी, शिथिलता नहीं बरतनी है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था इंटरव्यू में कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, लगभग 1-1.5 साल तक रहेगा। और जो भी सैंपल्स हमारे देश में आ रहे हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है। तो चिंता की बात ये नहीं है कि कोई नया वेरिएंट आया है, जैसा कि डॉक्टर प्रमोद बोल रहे थे कि जांच में आएगा। अभी वही ओमिक्रॉन का सब स्ट्रेन BA.4 BA.5 अटैक कर रहा है। जो हमारी तीसरी लहर आई थी वो B2 और B1 के कारण आई थी। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि ये जो पॉजिटिव हो रहे हैं इनमें इतना खतरा नहीं होगा। खतरा किसको है? जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, जो 60 साल से ऊपर हैं, जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, ये सब है, उनके लिए खतरा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं शैलेंद्र जी, इस समय आपको
हमारा जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो इतना बढ़ गया, उसके कारण हमें ज्यादातर लक्षण विहीन लोग मिलेंगे, जिनमें लक्षण भी नहीं होंगे। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जो ज्यादा खतरे में हैं, उनको पता भी नहीं लग पाएगा और वो संक्रमित हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का जनता को पालन करना पड़ेगा, जैसे कि भीड़ भाड़ में ना जाएं जब तक जरूरी ना हो। अगर जा रहे हैं तो एक मास्क लगा के जाएं, जितनी जल्दी हो सके वापस आए, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और सैनिटाइज करने के उपरांत ही अपने हाथों को अपने नाक, आंख और मुंह को छुए। तो ये चीजों का थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा जनता को। इसके साथ साथ जो प्रिकॉशन डोज हमारी भारत सरकार ने शुरू करी है, उसमें थोड़ा सा लापरवाही बरती जा रही है। जिस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड डोज ली थी लोगों ने, लेकिन बूस्टर डोज में लोग नहीं आ रहे हैं, तो आगे बढ़ के अपने आप को बूस्टर डोज भी लगवाएं, क्योंकि अभी लगभग 1-1.5 साल तक ये कोरोना रहेगा। हाँ, प्रशासन की ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बराबर करते रहें, टेस्टिंग को बढ़ाएं, जितना ज्यादा हो सके टेस्टिंग करें, और टेस्टिंग में जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको तो आइसोलेट करें ही, और उनके साथ साथ जो अन्य व्यक्ति जो उनके कांटेक्ट में रहे उनकी भी टेस्टिंग करके टेस्ट करें कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो उन्हें आइसोलेट करें। इसी तरीके से ये चेन बिल्कुल ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, अब अगर आपको सिम्टम्स जो हैं, जैसा कि हमने देख रहे हैं बहुत सारे मामले में आपको लक्षण भी नहीं है, फिर भी अगर आप रिपोर्ट आप पॉजिटिव आ रही, क्योंकि जिनमें कुछ बीमारी हुई उन्होंने अपने टेस्ट कराए, उनके साथ के लोगों ने इसलिए करा लिए, चलो हम भी देखते हैं कि हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है, तो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सिम्टम्स ना होना और पॉजिटिव आना, इसको कैसे देखते हैं प्रमोद कुमार जी? देखिए, सिम्टम ना आना और पेशेंट का पॉजिटिव आना बल्कि एक तरह से हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। अगर पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम को रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है तो हम लोग सिर्फ डाउट के शंका के आधार पर पेशेंट को या ट्रैवल हिस्ट्री उसकी लेके हम उसकी कोविड की जांच कराते हैं, और वैसे में पॉजिटिव आता है तो फिर उसको कोविड के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन सिम्टम नहीं होना भी पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि सिम्टम नहीं होगा तब उसको समय से पहचान नहीं पाएंगे। और सिम्टम नहीं है, इसकी बात ये भी है कि पेशेंट की सिविरिटी, मतलब जो उसका पैथोजेनिक विरुलेंस है उस वायरस का, वो या तो कम है या कम होता जा रहा है। इसलिए ये भी है कि सिम्टम नहीं आ रहे हैं। दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि हमारे स्टेट में बहुत फास्ट वैक्सीनेशन किया गया है, बहुत वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ही बेहतरीन है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब 3rd डोज को भी ले चुके हैं या ले रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई है और बेटर आउटकम आ रहा है। जी, डॉक्टर एस.के. मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, जो महाराजगंज में मामले सामने आए हैं, क्या आपने कोई जानकारी ली है उनसे कि जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनकी क्या रीजन रहे हैं? नहीं, मैं चिकित्सक हूँ, शल्य चिकित्सक कानपुर में हूँ, और मैंने कोई जानकारी नहीं ली है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कोविड पॉजिटिविटी या RT-PCR पॉजिटिव होना और गंभीर संक्रमण या गंभीर बीमारी होना दो अलग अलग बातें हैं। जी जी, हम जैसा हमारे सहयोगी चिकित्सकों ने बताया भी है, ये जो डॉक्टर वी.एल. त्रिपाठी साहब ने या डॉक्टर विकास मिश्रा जी ने, कि ये पॉजिटिविटी है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं। जो भी अभी केसेस सामने आ रहे हैं वो या तो सिम्टम के बिना है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। और जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया भी है कि वायरल इसका हम इलाज या क्योर नहीं ढूंढ पाते हैं। वैक्सीनेशन इसका सबसे प्रभावी जो उपाय है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे देश में एक एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन जो ड्राइव चला, जिसके द्वारा लोगों को न सिर्फ प्राइमरी डोज दी गई, बूस्टर डोज दी गई, और अभी जो हम रीइंफोर्स करते आए हैं और वो कहते भी आए हैं, सरकार ने भी कहा है कि हम ये वैक्सीनेशन के एडिशनल जो डोज लेंगे जिससे कि इम्यूनिटी बनी रहे। ये बात अवश्य गंभीर है कि अगर जो कोमॉर्बिड या बहुत सीरियस लोग हैं, जो
एजेड लोग हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, किसी कैंसर के मरीज या डायबिटीज के मरीज इत्यादि, तो उन लोगों को इस संक्रमण के साथ में अभी भी खतरा बना हुआ है। इसलिए हमें ये एक संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से कि पैनिक ना करें, लेकिन जबरदस्ती बिना काम के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें अपने हैंड्स को, और जब जरूरत हो उसी वक्त जाए, फालतू ना जाए। ये हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अभी हमें लगातार कम से कम 6-8 महीने साल भर रखना पड़ेगा। अब ये पैंडेमिक की स्टेज गुजर चुकी है, ये हमें इस बीमारी के साथ रहना, बिल्कुल आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना होगा। हालांकि सवाल मेरा जो था वो प्रमोद कुमार जी से था कि महाराजगंज में जो मामला सामने आया है वो सवाल वापस लेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें कोरोना की आंकड़ों में अचानक से जो इजाफा हुआ है, पिछले 24 घंटे में 8000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अगर बात करें दिल्ली की तो 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर भी बढ़ोतरी देखी गई है। उत्तर प्रदेश में भी मामले जो हैं 284 नए केसेस आए हैं। फरवरी के बाद यह आंकड़ा इतना बड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कहा जा रहा है चौथी लहर की दस्तक है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स का पैनल उनका कहना है कि चौथी लहर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना होगा, गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी होंगी। लापरवाही गलत साबित हो सकती है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ बना हुआ, आपस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर प्रमोद जी आपके पास आएंगे। सर, महाराजगंज का जो मामला सामने आया है, 21 लोग पॉजिटिव आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या जो बहुत सीरियस मामले हैं या फिर बहुत घबराने की जरूरत नहीं? सर नहीं, ऐसा कुछ पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट में सभी में कोई मोस्ट ऑफ देम एसिम्प्टोमेटिक ही थे, और चूंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, और उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है प्लस जो भी आवश्यकता है उनको करने की वो की जा रही है। उनको होम ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। कोई पेशेंट ऐसे सीरियस नहीं है जिनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता हो। जी, तो कुल मिलाकर अगर आप ट्रेवल्स कर बाहर से आ रहे हैं तो आपको टेस्टिंग खुद से जाकर करानी, ये नहीं आप इंतजार करें कि सरकार की तरफ से हमारे पास कोई आएगा टेस्टिंग करने, तो आपको खुद जाना होगा। आपको खुद जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। अगर कोविड के महामारी में हमने सबने देखा है कि सेकेंड वेव में क्या बुरी हालत रही है और बहुत ही कई कीमती जानें गई हैं, तो इसमें अब तो जनता को सीख लेनी चाहिए कि वो, और प्रशासन को भी इस बार फिर से सतर्क होना पड़ेगा। अगर ट्रेवल करने आप जा रहे हैं तो आपकी RT-PCR की रिपोर्ट जरूर आपके साथ फिर से होनी होगी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, सर लोग लापरवाह हो गए ये तो मानना होगा, टेस्टिंग जो है वो भी कम हो रही हैं। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो प्रिकॉशनरी के तौर पर बूस्टर डोज को बहुत अहमियत दी जा रही है, लेकिन उसको लेकर सर है कि आप 9 महीने के पहले नहीं ले सकते हैं या फिर 9 महीने के पहले भी ले सकते हैं अगर हमने 2 डोज लगवाई हुई हैं? सर जी शैलेंद्र जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल हमारी बात कह दी।
लोग लापरवाह नहीं, बेहद लापरवाह हों। आज सुबह से मुझे याद है 6-7 बच्चे जो आए, उनके पेरेंट्स, मैंने कहा मास्क, बोले मास्क, तो मुझे मजबूरन अपने पास से मास्क देने पड़े। यानी कतई मास्क के प्रति टोटल एपैथी है, उदासीनता है, और लोग सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, मास्क एक बिल्कुल गैर जरूरी चीज है। 1, 2 RT-PCR की जांचें हो रही हैं। हमारे डॉक्टर विकास है कानपुर में, डॉक्टर विकास उस लैब को देख रहे हैं, और ये शायद आई एम सॉरी टू से मजबूर हैं, क्योंकि प्रशासनिक ऊपर से आदेश तो हैं, लेकिन शायद कहाँ कमी है आई डोंट नो। ये सहमत होंगे कि जितनी जांचें होनी चाहिए संभवतः उतनी जांचें ये नहीं कर रहे हैं, चाहे के भी। ये मैंने जानता हूँ, कारण मैं एक सरकार का अंग हूँ, और अभी भी मैं सरकारी बहुत उच्च स्तरीय कमेटियों में हूँ, क्योंकि निर्णय में सामूहिक निर्णय मेरा भी है। इसके अलावा वैक्सीन का जो ट्रायल कानपुर में हुआ चैलेंज जी, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं उसमें शामिल रहा हूँ, चाहे वो वैक्सीन का नेजल वाला हो, बच्चों में हो, बड़ों में हो। इसके अलावा कैडिला का भी है, उसमें हमने देखा वैक्सीन बहुत कारगर। लेकिन फिर वही कहेंगे, जो हमारे 15 से 20% केसेस हैं जिसमें वैक्सीन कारगर नहीं है, या कुछ वेरिएंट है, जैसे ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन में वैक्सीन कारगर नहीं है, ये बाईपास कर देता है। लेकिन अच्छी बात है कि ये गले के नीचे नहीं जाता। निमोनिया की संभावना नॉर्मल व्यक्ति में कम से कम है। तो फिर आज मैं दोहराना चाहूंगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी है जीवित, लोगों को अटैक कर रहा है, उतनी गंभीरता नहीं है, निमोनिया या जानलेवा आमतौर से नहीं है। लेकिन जो कोमॉर्बिड है, जैसा कि हमारे साथी हमारे सहयोगियों ने कहा है, हमें सचेत रहना है, हमें RT-PCR बढ़ानी है, और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको आइसोलेट करके, उनकी RT-PCR करके अपने फिजिशियन या डॉक्टर, सरकारी प्राइवेट कोई भी हो, उनकी राय से रहना है। और जो वैक्सीनेशन नहीं है, हम तो ये कहेंगे, मेरा अपना एज ए रिसर्चर या वैक्सीन एक्सपर्ट 6 महीने भी हुए हैं, तो वो वैक्सीन लगवा लें। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू कर रही है, और क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वयं है शरण जी, उसे खुद अपने को बचाना है और बचना है। हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं, सरकार की अपनी लिमिटेशन है। यद्यपि हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी की नीति और नियत पे हमें पूरा विश्वास है, कोई शक नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा मुझे प्रतीत होता है, और हमारे डॉक्टर विकास भी कुछ हद तक मेरे साथ सहमत होंगे कि हम चाह कर भी डॉक्टर और एक्सपर्ट लोग वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। जी सर, तो प्रिकॉशनरी डोज जो है वो 6 महीने के बाद कोई भी जाके लगवा सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एज एन एक्सपर्ट, एज ए फिजिशियन, एज ए साइंटिस्ट, मैं सबको ये सलाह देता हूँ, खासकर जो कोमॉर्बिड है या बच्चे हमारे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं है, इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन है या जो भी चाहे, हम क्यों पिक एंड चूज करें? बिल्कुल, अगर हम स्वस्थ हैं तब भी हम चाहेंगे। बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप खुद भी स्वस्थ रहें और आपके नजदीक जो आसपास लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें। एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति की यही जिम्मेदारी कि उसकी खुद भी जिम्मेदारी बनती है और उसकी वजह से किसी को नुकसान न पहुंचे, ये भी जिम्मेदारी उसी की ही है। सिर्फ प्रशासन के भरोसे बैठना भी ठीक नहीं है। ब्रजेश हमारे साथ बने हैं महाराजगंज से। ब्रजेश, महाराजगंज में अचानक जो मामले सामने आए हैं उसके बाद जो इलाकाई लोग हैं वहां के, क्या लोगों में डर का माहौल है या फिर लोग खुद अब टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं या फिर प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है, लोगों को ट्रेस कर रहा है? क्या इस वक्त अपडेट है महाराजगंज का? ब्रजेश, ब्रजेश अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है शैलेंद्र जी? ब्रजेश, शैलेंद्र आपको बता दें कि महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में लोग निर्भीक होकर जो है बाजार, चाहे जो भीड़ भाड़ जगह वाली जगह है वहां लोग घूम रहे हैं। हालांकि अभी जो तुरंत की बात करें तो तुरंत 3 लोग भी जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए महाराजगंज में संख्या धीरे धीरे जो है बढ़ ही रहा है। टोटल की बात करें तो टोटल करीब महाराजगंज जिले में 35 लोग एक्टिव केसेस हैं। जी शैलेंद्र, अभी टोटल 35 एक्टिव केसेस हैं और संक्रमण जोड़ है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा कहना है ब्रजेश का। डॉक्टर विकास जी, सर जो टेस्टिंग हो रही है
बहुत सारे लोग टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव आते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि अब तो ये भी मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने टेस्टिंग कराई तो हमने भी जाकर करा ली और वो पॉजिटिव आए तो हम भी पॉजिटिव आ गए। शैलेंद्र जी एक बार अपना प्रश्न दोहराएं। सर हम ये कह रहे हैं कि सिम्टम्स नहीं हैं फिर भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसके पहले भी सवाल यही किया था कि जब बाकी लोग कराते हैं तो हम भी सोचते हैं चलो हम भी करा लेते हैं। सिम्टम्स ना होना और पॉजिटिव आना तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर पॉजिटिव आप आए तो आपको वो जरूरी चीजें करनी जो करनी चाहिए एक पेशेंट होने के नाते। देखिए लगभग अब 3 साल से ऊपर हो चुका है हम लोगों ने जो युद्ध लड़ा था, और हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा खास करके हमारे भारत का, तो दूसरी लहर में जो सबसे खतरनाक वेरिएंट आया था डेल्टा वेरिएंट, उसको भी हमने फेस किया, और उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, जो 2 डोजेस का था, बूस्टर डोज बाकी, और छोटे बच्चों में भी अच्छे स्तर पे पहुंच गया है। इसके अलावा जो नेचुरल इन्फेक्शन हमारा हो रहा है भारत में, उसकी वजह से भी एक हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होने की कगार पे आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बन गई। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि संक्रमण होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिम्टम आए। अगर सिम्टम आएगा तो व्यक्ति उस चीज को पहचान सकता है, अगर सिम्टम नहीं आ रहा है, लक्षणविहीन है, तो पहचान में नहीं आएगा, और यही व्यक्ति एक आपका बूस्टर की तरह काम करेगा जो सब लोगों को संक्रमित करे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता है कि वो संक्रमित है। खास करके जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कैंसर रोगी हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता उस लेवल पे नहीं आ जाती है। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने ये प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज रखा था, जिसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स इत्यादि को लगवाया गया, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं या 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया गया था। लेकिन इसमें कुछ शिथिलता आ गई, खतरा उन्हीं लोगों के लिए है। इसीलिए शैलेश जी आपके माध्यम से मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि जो भी व्यक्ति उस प्रिकॉशन डोज की कैटेगरी में आते हो, कृपया करके शिथिलता ना बरतें, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि अधिकतर आपको लक्षण विहीन केसेस मिलेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में एक इम्यूनिटी की डेवलपमेंट हो गया। जब तक कोई नया खतरनाक वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक वेरिएंट नहीं आया, तब तक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिसाइड ये जो आपके कोमॉर्बिड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनोडेफिशिएंट है, वो खतरे में रहेंगे, जैसे कि बाकी अन्य बीमारियों में भी रहते हैं। जैसे हमारे कुछ पहले के वक्ता बता रहे थे कि अब कोविड के साथ हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा जैसे इन्फ्लुएंजा आया था, सार्स आया था, अब हम लोग उसके साथ जीना सीख गए। वो एक सीजन में आता है, उसके बाद चला जाता है। ऐसे ही कोविड भी होगा, सीजन में आएगा और चला जाएगा, केसेस बीच में बढ़ेंगे, लेकिन जो लोग खतरे में, अगर वो अपने आप को वैक्सीनेट करा लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाकी लोग एक नजला, जुकाम, खांसी की तरह ये फेस चला जाएगा। इसीलिए आम जनता को, क्योंकि यह पैंडेमिक समाप्ति की ओर है, ये हाथी की पूंछ बची है, तो थोड़ा और सावधान रहना है, शिथिल बिल्कुल नहीं रहना है, इससे घबराना नहीं है, और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना है। खास करके शैलेश जी, जैसा आपने कहा था, जब कभी भी आप किसी शहर, अन्य शहर में बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो जाने के पहले और वहां से आने के बाद भी अपने आप को टेस्ट कराएं। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो 7 से 10 दिन तक अपने आप को आइसोलेट रखें। दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आपकी इन्फेक्टिविटी पीरियड चला गया है और दोबारा आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। इन्हीं माध्यमों से हम ये जो थोड़े केसेस बीच बीच में बढ़ रहे हैं, इनको चेंज करके हम चेन को तोड़ पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर विकास जी, एक सवाल ये था कि जो सिम्टम्स जिनमें नहीं है और वो पॉजिटिव अगर आ रहे हैं, तो ये माने कि उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये एक बड़ा कारण है कि उनको सिम्टम्स नहीं पता चल पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव हैं? बिल्कुल, ये एक एसोसिएटेड फैक्टर है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है। अब वो नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या वैक्सीनेशन की वजह से, कभी उन्हें नेचुरल इन्फेक्शन अभी रिसेंट पास में हुआ जिसकी एंटीबॉडीज उनके शरीर में मौजूद होंगी, या जो वैक्सीनेशन की इफेक्टिव एंटीबॉडी लेवल उनके शरीर में होगा, जिसकी वजह से वायरस के प्रवेश करते ही वो एंटीबॉडीज एक्ट करना शुरू कर देती हैं। इसलिए
जो व्यक्ति संक्रमित होता है वो लक्षण विहीन रहता और है। उसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो सकता है, जो जिनको पहले से कई बीमारियां हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको उनकी वजह से नुकसान हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रमोद जी, वेदर भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पहले जब कोरोना आया, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, तो अब देखा जाता था कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा केसेस आ जाएंगे, समर जब आएगी तब बहुत ज़्यादा केसेस आ जाएंगे। तो इस वक्त गर्मी बहुत है, ये भी बड़ा कारण है जो अचानक से आंकड़ों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर प्रमोद जी। एक्चुअली अभी तक तो हमने कोविड को 2020 से देखा है, इसका कोई वेदर से रिलेशन अभी तक कोई हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाया है कि ये इधर विंटर में आ रहा है या समर में आ रहा है। लेकिन जो सेकेंड वेव था, जो सबसे ज्यादा खतरनाक वेव था, वो मई के महीने में अप्रैल मई और जून तक चला था वो। तो एक आप ऐसे कह सकते हैं कि समर में आ सकता है, लेकिन स्टार्ट जो हुआ था जब ये तो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था। तो कोई अभी हम लोग ऐसे वेदर को लेके कोरिलेट नहीं कर सकते, जैसे अदर वायरल डिजीज है, जैसे डेंगू वायरस है या उसका है, तो हम लोग ये करते हैं कि रेनी सीजन में होता है। लेकिन अभी तक कोविड को लेके हम लोगों ने ऐसा कोई सेट वो वेदर से कोरिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर पाया है कि इस पर्टिकुलर वेदर में ही कोविड होगा और दूसरे वेदर में नहीं होगा। जी, वेदर से इसको कनेक्ट करना ठीक नहीं है। कभी भी इसके आंकड़े पहले भी हमने देखे हैं, बढ़ते रहे हैं, फिर से बढ़े हैं। अब जिम्मेदारी आम नागरिक की खुद भी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, अब लोगों को जब आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब खुद से जाकर उसको टेस्टिंग करानी होगी अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स हैं, या फिर प्रशासन को फिर से इस ओर अब ध्यान देने की जरूरत है। और जो इस वक्त लोग ट्रेवल बहुत कर रहे हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही, ट्रेवल्स बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको लेकर फिर से गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है कि आप ट्रेवल पर जाएंगे, आपको रिपोर्ट दिखानी होगी पहले। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे फोन अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र जी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ शैलेंद्र जी, अभी हमें जो अपने सूत्र से पता चला है कि एक शहर में पोलियो जो टाइप 2 सबसे पहले रेडिकेट हो गया था। डॉक्टर विकास, आपका ध्यान चाहूंगा, पोलियो का दोबारा से प्रकट होना 10 साल बाद, ये चिंताजनक है। हालांकि इस विषय हमारे कोरोना के विषय से नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। आज ही मैंने कहीं से खबर आई है, मैं कंफर्म करूंगा अगले बार में। खैर, जो आपने जो बताया बिल्कुल सही कहा, सरकार को गाइडलाइंस जारी तुरंत कर देना चाहिए। ज्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगह, सभाओं में, स्कूलों में, शादी ब्याह में, फंक्शन में, जिसमें हजारों सैकड़ों लोग होते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कतई पालन नहीं हो रहा है, जो हमने देखा है। कृपा करके शासन से मेरा अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जनता के लिए कि और ना बढ़ जाए। क्यों बढ़ोतरी पे भाई, आग लगी हुई है, आग को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। उसी तरह इसके केसेस बढ़ रहे हैं, और जब केसेस बढ़ेंगे तो जो कोमार्बिड लोग हैं, जैसा कि कैंसर या अन्य बीमारियों से हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें डेथ भी होगी, मृत्यु दर भी बढ़ेगी। तो जनता के लिए, लोगों के लिए शासन प्रशासन को तुरंत कुछ उपाय करने चाहिए। और इस देश में प्रशासन और शासन दो तरह से चलता चले जी, विषय विशेष से बस कट के बोल रहा हूँ, या तो लालच से या कड़ाई से। तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए गाइडलाइन जारी करे जाए, डायरेक्शन जारी किए जाए और उनका पालन करवाया जाए। और नहीं पालन करते हैं तो सरकार उस पर एप्रोच एक्शन ले। ये बिल्कुल सही समय है कि सरकार को इसको और बढ़ने से रोकने की वो करें। उसमें ये है कि मास्क का प्रयोग, बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह, भीड़ भाड़ वाले जो हजारों की भीड़ हो रही है उनको रेस्ट्रिक्ट करें। तीसरा, घर के बाहर जाएं तो मास्क की कंपलसरी करें भीड़ भाड़ में। चौथा, वैक्सीनेशन के बारे में भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स, डायरेक्शन, कंपल्सन बनाना पड़ेगा। जिनको टीके नहीं लगे हैं उनको कुछ डिसइंसेंटिव इस तरह का कुछ करें, और RT-PCR की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे डॉक्टर विकास मिश्रा सहयोगी है, ये हमसे पूर्णतः सहमत होंगे कि RT-PCR जितना वो चाहते हैं, शायद शासन प्रशासन की तरफ से या हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से, जिसका मैं भी आज भी उसका अंग हूँ, तो ये उतने नहीं हो पा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर केसेस होते हैं तो उनको आइसोलेट करके RT-PCR कराएं, और सरकारी या प्राइवेट जो भी उनका डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर, फिजिशियन, उसकी राय से काम करें, खुद डॉक्टर ना बने। जी बिल्कुल।
डॉक्टर विकास जी, ये सही बात है कि जो टेस्टिंग है उसमें कमी कहीं ना कहीं आई है। हो सकता है प्रशासन को भी ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ ठीक हो गया, स्थितियां सामान्य हैं, लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच रहे हैं, सब स्वस्थ हैं, लेकिन एक बार अचानक से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी इतनी तो बनती है कि टेस्टिंग की जो है उसमें तेजी लाई जाए। क्या मनवी, क्या हाल है? शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। शैलेंद्र जी, देखिए, आपने खुद बताया कि महाराजगंज में 21 लोग डिटेक्ट हुए हैं जो कि लक्षण विहीन थे। तो आप देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है, जो लक्षण विहीन है वो भी डिटेक्ट हो रहे हैं। सरकार अपना प्रयास कर रही है, टेस्टिंग के हम लोग को किट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेज है, आइसोलेशन के लिए हमारे पास वार्ड और मेडिसिन भी है। हाँ, थोड़ा सा शासन की तरफ से सैंपल्स में थोड़ी सी कमी आ गई है, लेकिन जब कभी भी इनको, ये गाइडलाइन का पार्ट होता है, जब कभी भी केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं किसी लोकल उसमें एरिया में, ऐसी रैंडम टेस्टिंग में, तो अपने आप टेस्टिंग बढ़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार सो रही, सरकार जागी हुई है, सरकार बहुत विजिलेंट है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि आप ही के द्वारा बताया गया है कि एकदम से महाराजगंज में 21 केसेस डिटेक्ट हुए, वो भी सब लक्षणहीन थे। तो हमारे, आप देखिए, जितने भी शहरों में केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो यानी लक्षणविहीन में भी डिटेक्ट हो, यानी सरकार अपना प्रयास कर रही है, रैंडम वो पकड़ रही है लोगों को जो ट्रैवल हिस्ट्री है जिनकी, या जिनको लक्षण आ रहे हैं या वो नहीं भी आ रहे हैं, जो कॉमन सोशल पब्लिक प्लेसेस है वहां पे डिटेक्ट करके सैंपल ले रही है, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि सैंपल्स में थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसके लिए सरकार थोड़ा सा बाध्य होती है। आप समझिए, एक बजट होता है, एक लिमिटेड किट्स होती हैं, किस तरीके से अगर बहुत ज्यादा ही हम टेस्टिंग पे वो गौर करते रहेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर का भी लॉस होगा। हाँ, जब कभी भी केसेस की थोड़ी सी भी परसेंटेज बढ़ना शुरू होती है तो उसी समय उस एरिया का शासन सचेत हो जाता है और टेस्टिंग तुरंत बढ़ाना शुरू कर देता है। रही बात जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मैं कोरोना का जरूर लैब इंचार्ज हूँ, सर मेरे टीचर रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी लगभग 2,500 से 3,000 टेस्टिंग डेली पे हो रही है। सीएमओ के सैंपल जो पहले 3-3,500 आते थे, वो अब 2,000 तक आ रहे हैं, और जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के अपने सैंपल्स हैं, जब केसेस बढ़ते हैं तो 500 से 1,000 हो जाते हैं, जब केसेस नहीं होते, हॉस्पिटल में नहीं आते, तो वो केसेस कम हो जाते हैं। लेकिन तब भी आप देखिए, वो 7-8 हजार से कम होके हम लोग 2,500 से 3,000 कर रहे हैं। हाँ, अगर केसेस बढ़ेंगे तो उस हिसाब से टेस्टिंग भी सीएमओ के लेवल के द्वारा बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो उनके टच में ना आए, ताकि और आंकड़ा ना बढ़े। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, जितेंद्र, हरियाणा से। जितेंद्र जी, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कई लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है, उस नेटवर्क को, जैसे पब्लिक हेल्थ कैडर को बोला गया था कि मजबूत करेंगे, एक पेंडेमिक है, ये हो सकता है नेक्स्ट पेंडेमिक फिर से आए, उसके बारे में क्यों गवर्नमेंट नहीं सोच रही है? एक पब्लिक हेल्थ कैडर, एक क्लिनिकल डॉक्टर, वो केवल ट्रीटमेंट देता है। सर्वेलेंस सिस्टम हमारा वीक है। अगर और सीडीसी, अगर हम अमेरिका या और यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो हम उससे और जबकि हमारे सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में, वो डॉक्टर्स हैं, पहले से हैं, हेल्थ गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जैसे किसी ने कम्युनिटी मेडिसिन से कर रखा है, किसी ने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर रखा है, किसी ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में से कर रखा है। ये पब्लिक हेल्थ कैडर जब तक नहीं बनेगा, हमारा सर्वेलेंस सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, तब तक कोरोना तो एक डिजीज, एक है, वायरल डिजीज है, हो सकता है नेक्स्ट पेंडेमिक आए, हो सकता है इवन जो अभी हमारे एपिडेमिक्स डिजीज है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, अगर इन केसेस में भी हमारा सर्वेलेंस सिस्टम, मुझे नहीं मालूम है हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। हर, और गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो है ड्राफ्ट भी तैयार किया है, लेकिन अब बिल्कुल उससे बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, और हम आपका सवाल जो है वो जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी से। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जैसा कि हमारे दर्शक जो हैं उनका सवाल है कि जो सर्विलांस सिस्टम है हेल्थ का, वो और दुरुस्त होना चाहिए। शैलेंद्र जी, हमारे यहाँ भारतवर्ष का जो सर्विलांस सिस्टम है, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल जरूरत के मुताबिक है। मैं अपने जनता को, और हमारे जो मित्र भी हरियाणा से कह रहे थे, हमें बड़ी खुशी है कि काफी जागरूक और नॉलेजेबल है, उन्हें काफी जानकारी है। संभवतः वो हमारे चिकित्सा
क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लगा उनकी बातचीत से। उनका कंसर्न जायज है और मैं अश्योर करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि मैं प्रदेश का मुखिया भी रहा हूँ। बाय द वे मैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च रहा हूँ 5 साल, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे सर्विलेंस सिस्टम में कमी कोई नहीं है, ये बहुत ही मजबूत है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि अन्य व्यवस्थाओं की वजह से शायद कभी कुछ हल्का पड़ जाता हो, लेकिन बहुत विजिलेंट है इस तरह सर्विलेंस सिस्टम। बस्ती जैसा कि अभी बताया, वो हमारा जो कौन सा जिला है वो, ये डॉक्टर साहब आपका वो कौन सा जिला है? महाराजगंज सर, नेपाल के बॉर्डर पे है सर, महाराजगंज। हाँ महाराजगंज, या तो महाराजगंज इसका उदाहरण है कि हमारा सर्विलेंस सिस्टम जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तुरंत एक्टिवेट हो गया और तुरंत कंटेनमेंट का साधन, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, उसके लिए हाई अलर्ट पे हो गया। तो आप बिल्कुल एश्योर रहिए कि हमारे भारतवर्ष का, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश का सर्विलेंस सिस्टम माननीय योगी जी के निर्देशन में खुद वो जो 7 या 9 का विकास उनका जो समूह है वो बहुत ही एक्टिव है, रेगुलर उसकी मीटिंग हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो शायद वो रेस्ट एश्योर्ड कि हमारे सर्विलेंस सिस्टम में कोई कमी नहीं होगी। प्रशासन की पूरी कोशिश है, हालांकि अब समाज में आपकी भी जिम्मेदारी होती है, आम जनता की जिम्मेदारी होती है कि वो भी उन नियमों को फॉलो करे। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, इसके पहले हमने देखा है कि जैसे अब तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत कम लोग मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमने देखा जब बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे थे सेकंड वेव में, थर्ड वेव में, तब लोगों ने उन नियमों को माना, नियम बनाए गए तो माना। अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अब जहां पहले एंट्री नहीं होती थी बिना मास्क के, वहां एंट्री हो रही बिना मास्क के। सैनिटाइजर का यूज एक छोटा सा दुकानदार भी करता था, सामान लेने कोई आ रहा है या सामान वो जब दे रहा है। अब इसका जो पालन बहुत कम हो रहा है, लापरवाही माने या अवेयरनेस नहीं है ये माने, या प्रशासन ने सख्ती कम कर दी है ये माने। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, या वापस जरूरत है प्रशासन फिर से सख्त नियम करे कि बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा कहीं भी? ये कुछ जिम्मेदारियां पब्लिक की भी है, सारा काम शासन प्रशासन भी नहीं करेगा। शासन प्रशासन का काम आपको जागरूक करना है और सचेत करना है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो आपको खुद को अपने दिनचर्या में शामिल करना है, अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल करना है। आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इससे ना आपको खुद को बचा रहे हैं बल्कि आप संक्रमण फैलने से भी रोक सकते हैं। मास्क पहनना है तो लेकिन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, हमारे देश में बहुत समझदार, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं लापरवाह हैं। वो जब पहुंचते हैं किसी मॉल पे, गेट पे या किसी रेस्टोरेंट होटल में, जब देखते हैं मास्क जरूरी है तब जाकर वो मास्क खरीदते हैं, बगल में ढूंढते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सारा कुछ सरकार के माथे फोड़ देना ये भी उचित नहीं। सरकार का काम है आपको जागरूक करना, आपको सुविधा मुहैया कराना, आपको टेस्टिंग कराना, आपको दवाइयां उपलब्ध कराना। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो तो जनता को ही करना है, हमने आपने ही करना है। लेकिन नियम जो है उनको सख्त बनाना होगा सर, नियम में फिर से सख्ती लानी होगी। जब सख्ती लाएंगे तभी लोग नियम को फॉलो करेंगे। हर चीज में सख्ती उचित नहीं है। अगर मान लिया इसी तरह से केस बढ़ते रहे और पब्लिक ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो बिल्कुल सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की स्थिति तो पहले जैसी थी वैसी बनी हुई है, हालांकि बीच में कमी जरूर आई, लेकिन वहां लगातार मामले आ रहे हैं। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फरवरी के बाद मामले आ गए, तो अब सरकार को नियम में सख्ती लानी होगी। प्रशासन के में जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, सबको बोलना होगा कि बिना मास्क के कहीं भी जहां बहुत गैदरिंग होती है, सार्वजनिक जगह, वहां पर प्रवेश ना हो। चलिए जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए खासकर तो मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ सर्विलांस सिस्टम इतना बेहतरीन है और कोविड का मैनेजमेंट जो हुआ है ये एक एग्जाम्पल बना है दूसरे स्टेट के लिए। इवन दूसरी कंट्री ने भी हमारे मॉडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी के मॉडल को बहुत सराहा है और सीखने की भी नसीहत दी है। तो कुछ जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रशासन का और इस प्रदेश का सहयोग करना चाहिए ताकि कोविड से हम लोग छुटकारा पा सके। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर बात दूसरे देशों की करें, ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी तारीफ की थी, WHO ने तारीफ की थी उत्तर प्रदेश के मॉडल की, कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से
कंट्रोल पाया, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, और उसके बावजूद बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल की गई, तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक बार फिर से अब कोशिश होगी कि सख्ती लागू करें, कि लोग जो हैं आके बहुत जल्द मानते नहीं, जब तक नियम ना बनाए तब तक उन्हें वो फॉलो नहीं करते हैं। उनको अपने आचरण में ही बदलाव की आवश्यकता है, जनता को अपने आचरण में बदलाव लाना चाहिए। विकास जी कुछ कहना चाहते हैं, समय का अभाव है, हम चाहेंगे डॉक्टर विकास जी आप अपना रिएक्शन दें। सर शैलेंद्र जी, आप हाँ बहुत देर में आपने मेरी बात सुनी, मैं बहुत देर से उठाया था। मैं ये बोल रहा, व्यूअर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव भी आप देखें, पिछले 70 साल से किसी भी गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इतने अच्छे से एड्रेस नहीं किया था जो वर्तमान की गवर्नमेंट ने किया है। इसके अलावा आप देखिए, विदेश में तो चौथी और पांचवी लहर तक आ गई, हम लोग तीसरी लहर पे आके रुक गए। हमारा सर्विलेंस सिस्टम, हमारा वैक्सीनेशन, हमारा टेस्टिंग, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल प्लेस पे रखा हुआ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन ये अब जनता को भी समझना पड़ेगा कि जनता भी आगे हाथ बढ़ाए, तभी ये चीज फॉलो हो पाएगी और हम लोग बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल नजीर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद जब कोरोना ग्रसित थे तब वो उस वक्त निकले जब लोग घरों में कैद थे। उसके बाद प्रशासन के अधिकारी जो हैं उनको लगा जब मुख्यमंत्री दौरे कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है हॉस्पिटल के, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और एक बेहतरीन कंट्रोल किया। और इसकी तारीफ जो है दूसरे देशों ने भी की, उत्तर प्रदेश के जो कोरोना मॉडल था किस तरह से हैंडल किया, इतना बड़ा सूबा। अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जो नियम है कम से कम उनको तो फॉलो करें, ताकि जो केसेस बढ़े हैं वो और ज़्यादा बढ़े ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो हम बात कर रहे थे कोरोना के जो आंकड़े एक बार फिर से बढ़े हैं, पिछले 24 घंटे में 8000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि सरकार, प्रशासन, शासन नियम बनाए और सख्ती लागू करे। उससे पहले आपको अपनी समझदारी, अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसे फॉलो करें, मास्क लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अवश्य अपनाएं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।